आए हैं हम भी यूट्यूब चैनल पर हिंदी पढ़ाने के लिए, चाहे देर भले ही हो गई। आए हैं यूट्यूब चैनल पर हिंदी पढ़ाने के लिए, चाहे देर भले ही हो गई। मैं हूं सूरज कुमार ठाकुदारा से और मैं आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिलेटेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी का दंगल स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। और हिंदी में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अभी तक समझाई दिया था सभी छात्राओं को कि कोई भी चैप्टर्स जब हम पढ़ाएंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। कोई ऐसा चैप्टर्स नहीं बचेगा जिसमें कोई कमी रह गई हो या जो आपको ना पढ़ाया जाए। सभी चैप्टर्स की बात हम स्टेप बाय स्टेप करने के लिए जा रहे हैं। और यदि कोई भी चैप्टर्स आपको ऐसा लगे कि पूरा नहीं पढ़ाया जा रहा या अधूरा है कोई भी चैप्टर्स, तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि हम आप सभी को दूसरी वीडियो की तैयारी करें, आप सभी तक पहुंचाएं। तो जैसा कि हमने कल ही मैं आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि जो हिंदी चैप्टर्स रहेगा हमारा, तो वो सबसे पहले जो शुरुआत की जाएगी तो वो वर्णमाला की शुरुआत की जाएगी। और वर्णमाला पढ़ने से पहले या हिंदी पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ कि आए हैं हम भी यूट्यूब चैनल पर हिंदी पढ़ाने के लिए, चाहे देर भले ही हो गई। आए हैं यूट्यूब चैनल पर हिंदी पढ़ाने के लिए, चाहे देर भले ही हो गई। और पढ़ाएंगे ऐसा कि यदि हमारा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में ना आए या आपकी समझ में ना आए तो बेशक किसी और से पढ़ लेना। तो आगे हम देखेंगे वर्णमाला के अंतर। तो वर्णमाला में शुरू होने से पहले नंबर 1 क्वेश्चन की यदि हम बात करें वर्णमाला में, तो वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों की जो संख्या होती है तो वो 52 होती है। लेकिन यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन में यदि हम देखें तो यहाँ पर दर्शाया गया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या कहा जाता है वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को, यानी कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। कोई भी आप चीज़ पढ़ोगे तो वो स्टेप बाय स्टेप के अंतर्गत यदि आप देखेंगे, जैसे कि आपने रीजनिंग के अंतर्गत कुछ चैप्टर्स आते हैं, आपने यदि पढ़ोगे एक के बाद जो आता है बी आता है या सी आता है या डी आता है, इस प्रकार से यदि हम चैप्टर्स की बात करेंगे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो कहा जाता है वो वर्णमाला कहा जाता है। ये राज्य स्तर के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं हिंदी से संबंधित कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। और यदि हम बात करें कि वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है तो वो व्यवस्थित समूह किस प्रकार से बनाया जाता है, तो वर्णमाला में सबसे पहले देखेंगे कि शुरुआत जो की गई थी वो वर्णों की गई थी या वर्णों से को ही क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। अर्थात मैं कहूँ कि ध्वनि का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो उसे आवाज़ कहा जाता है। यानी कि कोई भी बच्चा, जब आपने बचपन में देखा होगा कि वो शब्द जो बोलना शुरू करता है तो वो शब्द ना बोलकर सबसे पहले ध्वनि का प्रयोग करता है। और ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे, स्वर कहा जाता है। यानी कि स्वर जो कहा जाता है तो वो ध्वनि को कहा जाता है या वर्णों को कहा जाता है। अर्थात ध्वनि का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो वो क्या होता है, आवाज़ होता है। यदि हम बात करें कि वर्ण या ध्वनि से मिलकर क्या बनाए जाते हैं, तो अक्षर बनाए जाते हैं। अक्षरों से मिलकर शब्द बनाए जाते हैं। शब्दों से मिलकर पदबंध बनाए जाते हैं। पदबंध से मिलकर उपवाक्य बनाया जाता है। और उपवाक्य से मिलकर वाक्य बनाया जाता है। और वाक्य के बाद में भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि भाषा का जो प्रयोग किया गया है तो वो किसके बाद कैसे आने से बनाया गया है, प्रयोग किया गया है, तो ये पॉइंट समझेंगे कि वर्ण या ध्वनि दोनों एक ही शब्द हैं। यदि हम बात करें कि वर्णों से या ध्वनि से मिलकर जो बनते हैं तो वो अक्षर बनते हैं। और अक्षरों से मिलकर शब्द बनाए जाते हैं। शब्दों से मिलकर पदबंध बनाया जाता है। पदबंध से मिलकर उपवाक्य बनाया जाता है। और उपवाक्य से मिलकर वाक्य बनाया जाता है। और वाक्य से जो विकास हुआ है तो वो किसका विकास हुआ है, भाषा का। अर्थात जो भाषा शब्द है तो वो संस्कृत के भाष धातु से
मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, लिखना या सुनना। अर्थात भाषा एक ऐसा शब्द है जिसे हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। लेकिन भाषा जो शब्द है तो वो किससे मिलकर बना है, तो वो वर्णों के एक व्यवस्थित समूह से मिलकर बना है। यानी कि वर्णों से मिलकर अक्षर बने, अक्षर से मिलकर शब्द, शब्द से मिलकर पदबंध, पदबंध से मिलकर उपवाक्य और उपवाक्य से मिलकर वाक्य और वाक्य के बाद शब्द का जो विकास हुआ तो वो क्या विकास हुआ, भाषा। और भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बोलना, कोमा लिखना, कोमा सुनना होता है। तो आपने वन लाइनर के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन पढ़े जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और वन लाइनर के अंतर्गत काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बार और समझेंगे कि वर्णमाला के अंतर्गत यदि बात करें तो वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को जो कहा जाता है वही क्या कहा जाता है, वर्णमाला। आगे बताया कि वर्णमाला जो शब्द था तो वो किस किस आधार पर प्रयोग किया गया, तो वर्ण या ध्वनि दोनों एक ही शब्द हैं। वर्ण या ध्वनि से मिलकर जो बनते हैं वो अक्षर बनते हैं, अक्षरों से मिलकर शब्दों का प्रयोग किया गया, शब्दों से मिलकर पदबंध का प्रयोग किया गया, पदबंध के बाद उपवाक्य शब्द आता है और उपवाक्य के बाद वाक्य शब्द आता है, वाक्य से मिलकर जो बना है वो भाषा बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बोलना, कोमा लिखना, कोमा सुनना होता है। आगे ये क्वेश्चन वन लाइनर में ध्यान रखेंगे कि ध्वनि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आवाज होता है। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं वर्णमाला के अंतर। तो आप सभी ने देखा होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। आगे यदि बात करें वर्णमाला के अंतर, तो वर्णमाला शब्द को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्णमाला शब्द को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है उच्चारण के आधार पर। नंबर 1 पॉइंट लिखा है उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। यानी कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है तो वो कितनी होती है, 45 होती है। आगे समझेंगे लेखनी के आधार पर, लेखनी के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी कि उच्चारण के आधार पर जैसा कि पॉइंट दे रखा था पहला कि वर्णमाला के जो भेद बताए गए तो वो 2 बताए गए, जिसमें उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। यानी कि उच्चारण का मतलब होता है जिन्हें हम बोल सकते हैं या सुन सकते हैं तो उन्हें उच्चारण कहा जाता है, और जिन्हें बोल या लिख भी सकते हैं दोनों ही तरीके से तो उन्हें क्या कहा जाता है, लेखनी के आधार पर। यानी कुछ वर्ण वर्णमाला के अंतर्गत ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोल नहीं सकते, अर्थात उन्हें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ऐसे वर्णों को ही क्या कहा जाता है, लेखन कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लेखनी के आधार पर या लिखने के आधार पर वर्णों की जो संख्या होती है तो वो कितनी होती है, 52 होती है। और यदि उच्चारण के आधार पर बात करें तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 45। इन 45 में समझेंगे कि वर्णों की यदि हम बात करें तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 बताया जाता है स्वर और नंबर 2 क्या होते हैं, व्यंजन। स्वर शब्द एक ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं या स्वरों का शाब्दिक अर्थ आपने अभी पढ़ा था, ध्वनि होता है या आवाज होता है। तो स्वर वह शब्द हैं जो ध्वनि या क्या कहा जाता है, उन्हें आवाज कहा जाता है। और स्वर वे वर्ण होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब स्वतंत्र क्या होते हैं, तो वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बनाए जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। और वह वर्ण जो किसी अन्य
स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन। अर्थात यदि व्यंजन की हम बात करें तो व्यंजन अपने आप में अस्वतंत्र वर्ण होते हैं, यानी कि जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं तो उन्हें स्वर कहा जाता है, और जो स्वतंत्र नहीं होते तो उन्हें क्या कहा जाता है? अस्वतंत्र कहा जाता है। वह स्वतंत्र क्यों बताया? क्योंकि जितने भी व्यंजन होंगे वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि वो किसी न किसी ध्वनि का प्रयोग करके, ध्वनि क्या होती है आपको दर्शाया गया, कई बार बताया गया कि ध्वनि जो होती है वो स्वरों से मिलकर या वे अपने आप में स्वर होते हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? ध्वनि या स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट समझ रहे थे आप कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45। अब इन 45 में आप समझेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसी प्रकार से समझेंगे कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है तो वो 45 होती है, जिसमें स्वरों की संख्या 10 होती है, यानी कि स्वरों की संख्या जो होती है उच्चारण के आधार पर वो कितनी होती है? 10 होती है। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 10 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इन 10 स्वरों में नंबर 1 ए, आ, उ, ए, ऐ, ई, ओ। तो आप समझ पा रहे हैं कि स्वरों की जो संख्या होती है तो वो 10 होती है, जिसमें ए, आ, उ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटी, बड़ी, ओ। तो आप समझे कि यहाँ पर स्वरों की संख्या 10 होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा था व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या 35। जिसमें बात करें तो नंबर 1 पॉइंट आता है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या, यानी कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है तो वो 25 होती है। दूसरे पॉइंट में यदि बात करें तो यहाँ दे रखा था पॉइंट उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त को यदि कहें तो द्विगुण कहा जाता है, यानी कि उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या 2 होती है, यानी कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। ऐसी उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन वर्णों की संख्या 2 होती है। आगे पॉइंट दे रखा था ये अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4, यानी कि अंतस्थ व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। ऐसी पॉइंट लिखा था ये आगे उष्म या उष्मीय या संघर्षी व्यंजन वर्णों की संख्या, यानी कि स्पर्श या उष्मीय संघर्षी व्यंजन वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 4। तो आप देख पा रहे थे कि व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 35 होती है, 25 होती है, यानी कि व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 35। किसके आधार पर पढ़ रहे थे हम? उच्चारण के आधार पर। दूसरा स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। यानी कि ये जो पॉइंट था व्यंजन वर्णों की संख्या 35 होती है, तो ये 35 वर्णों की जो व्याख्या की गई थी वो किस आधार पर चल रही थी? उच्चारण के आधार पर। जिसमें नंबर 1 पॉइंट पढ़ा कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। ऐसी उत्क्षिप्त या, यानी कि ये जो ओब्लिक होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है या, उत्क्षिप्त या द्विगुण, दोनों पॉइंट एक हैं, यानी कि द्विगुण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। या उत्क्षिप्त व्यंजन वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 2। ऐसी आगे अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या, यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या होती है तो वो कितनी होती है? 4। ऐसी आगे उष्म
या उसमें या संघर्षी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। तो आप देख पा रहे हैं कि उसमें व्यंजनों की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 या उत्क्षिप्त की संख्या 2, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25। आप यदि देखें तो 25, 2, 4, 4 कितनी संख्या हो गई? पूरी 35। तो आपने पढ़ा कि व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है वो 35 होती है और स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 10। तो इन दोनों पॉइंटों को समझें तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 45। तो नेक्स्ट समझेंगे पॉइंट में लेखनी के आधार पर। अब बात करें यदि लेखनी के आधार पर, तो लेखनी के आधार पर आपने पढ़ा था कि वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी दे रखी थी? 52। अब इन 52 में कौन कौन से पॉइंट होते हैं? तो इन 52 में नंबर 1 यदि हम बात करें यहाँ पर तो दे रखा था पॉइंट स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या 13, यानी कि स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13। नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया था व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या 39। यानी कि पॉइंट में आपने 2 पॉइंट यहां पर समझे कि लेखनी के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है तो वो कितनी होती है? 52 होती है और स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी दे रखी होती है? 13 दी होती है। इसमें नंबर 1 पॉइंट समझे थे आप कि व्यंजन वर्णों की संख्या 39 और स्वर वर्णों की संख्या 13। यदि आप इन दोनों को समझें तो वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 52। और ये 52 वर्ण आप किस आधार पर पढ़ रहे हैं? लेखनी के आधार पर। इसी में पॉइंट समझें कि स्वर वर्णों की संख्या जो 13 होती है तो ये 13 स्वर वर्ण कौन कौन से दिए होते हैं? तो आप यहां से भी समझ सकते हैं। आप यहां से यदि समझें तो ये जो 10 स्वरों की संख्या आपने पढ़ी थी उच्चारण के आधार पर, तो इन 10 के 10 स्वरों का प्रयोग लेखनी के आधार पर भी किया जाता है। यानी कि ये जो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर दे रखे थे, इन 10 के 10 स्वरों का प्रयोग लेखनी के आधार पर भी किया जाता है। और जो बाकी 3 स्वर बचे, यानी कि 10 प्लस 3, 13 स्वर आपको पढ़ने हैं। तो 10 आपने उच्चारण से पढ़े, 3 या नेक्स्ट पॉइंट में समझें कि ये 3 कौन कौन से होते हैं। तो ये दिया होता है पॉइंट री, एक री पॉइंट दिया होता है, ऐसी एक पॉइंट आता है अंग, ऐसी आता है आ। यानी कि ये जो पॉइंट आते हैं तो यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो इसको जो कहा जाता है वो अनुस्वर कहा जाता है। और यदि इस पॉइंट की बात करें तो इसे कहा जाता है विसर्ग स्वर। यानी कि जो ये पॉइंट था वो अनुस्वर कहलाता है और यदि इसकी बात करें तो क्या पॉइंट कहलाता है? विसर्ग स्वर कहलाता है। अब एक आपने ये पढ़ा था अनुस्वर और एक आपने क्या पढ़ा? विसर्ग स्वर, और एक पॉइंट दे रखा था रे। इन 3 की बात करें तो 3 ये और 10 ये लिए थे उच्चारण के आधार पर, तो 10 और 3 ये किसके आधार पर पॉइंट पढ़े? लेखनी के आधार पर। अर्थात लेखनी के आधार पर जो स्वर वर्णों की संख्या होती है तो वो कितनी दे रखी होती है? 13 दी होती है। आगे अब बात करेंगे व्यंजन वर्णों की संख्या। अर्थात व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है तो वो कितनी दे रखी होती है? 39। हमें पढ़ने थे यहाँ पर वर्णों की संख्या 52, और 52 हम किसके आधार पर पढ़ रहे थे? लेखनी के आधार पर। अब इन 52 में आपने 13 पॉइंट पढ़े, यानी स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13। आगे समझ रहे हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या 39। अभी आपने उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन वर्णों की संख्या पढ़ी थी तो वो कितनी पढ़ी थी? 35। अर्थात हमें कितने व्यंजन और पढ़ने पड़ेंगे? 4। तभी हमारे लेखनी के आधार पर कितने वर्ण हो पाएंगे? 39। तो आपने पढ़ा था कि व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 35। किसके आधार पर पढ़ रहे थे? उच्चारण के आधार पर। अब 35 स्वर ये, अर्थात हम बात करें जो स्वर होते हैं तो ये जो स्वर हैं तो वो एक आवाज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या ध्वनि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और इन स्वरों से मिलकर ही किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब इन 35 में
हमने 4 व्यंजन वर्ण और जोड़े, अर्थात हम 4 की बात करें तो इन चारों को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। इन चारों को जो कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। और ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो जैसे पॉइंट की बात करें 6, ऐसी पॉइंट आता है 13, ऐसी पॉइंट आता है एक ज्ञानी वाला, ऐसी एक पॉइंट आता है ये शिर। यानी कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4। अर्थात ये जब भी क्वेश्चन वन लाइनर में यदि हम बात करें तो वन लाइनर में पॉइंट दिया होता है कि ऐसे कौन से व्यंजन वर्ण हैं जो उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आपको मैं 2-4 क्वेश्चन इस प्रकार के उच्चारण के आधार पर या लेखनी के आधार पर मैं समझाऊंगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप समझेंगे। इस समय आप सभी ने समझे, पढ़ें। यदि किसी को भी समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया, या कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आए तो हमें बताएंगे। अर्थात हम बात कर रहे थे संयुक्त व्यंजन की, यानी कि संयुक्त व्यंजन वर्ण वह व्यंजन वर्ण हैं जो उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं किए जाते। अर्थात किसके आधार पर प्रयोग किए जाते हैं? लेखनी के आधार पर। क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि लेखनी के आधार पर व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 39, जिसमें उच्चारण के आधार पर आपने 35 व्यंजन वर्ण पढ़े थे, और इन 35 में हमने 4 संयुक्त व्यंजन अन्य जोड़कर इन्हें 39 की श्रेणी में बताते हुए किस में रखा? लेखनी के आधार पर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन उठेंगे तो वो वन लाइनर में समझेंगे। अर्थात आप समझ रहे हैं, देखेंगे नेक्स्ट में ये। तो समझेंगे, हम पॉइंट पढ़ा रहे थे संयुक्त व्यंजन वर्ण, यानी कि संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं जिनका प्रयोग उच्चारण के आधार पर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट चल लिया था, पॉइंट समझेंगे। मुख्य पॉइंट संयुक्त व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी होती है? 4। अर्थात ये वह व्यंजन वर्ण है जो उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं किए जाते, अर्थात लेखनी के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। इन 4 व्यंजन वर्णों की यदि हम बात करें तो इन चारों में जो वर्ण आते हैं जिसमें दे रखा था 6, ऐसी 13, ऐसी सिरे, ऐसी दे रखा था गे, यानी गे दे रखा था एक गे से ज्ञानी वाला, ये शब्द थे। अब यहाँ से जो वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये वन लाइनर में दे रखे थे 6 में कि 6 संयुक्त व्यंजन वर्ण 2 वर्णों से मिलकर बना है कै प्लस श से। यहाँ पर समझेंगे कि कै पर जो हलंत लगा है तो इसका जो सही तरीका होता है वर्णों का या व्यंजन वर्णों का जो सही तरीका होता है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिस व्यंजन वर्ण पर हलंत लगा होता है, जिस व्यंजन वर्ण पर हलंत लगा होता है तो वह वर्ण आधा होता है। यानी किसी भी यदि वर्ण पर हलंत हम लगा दें, और हलंत किस वर्ण की बात करेंगे? व्यंजन वर्णों की। यानी कि जब हम किसी व्यंजन वर्ण पर यदि हलंत लगा देते हैं तो वह व्यंजन वर्ण क्या होता है? आधा होता है, क्योंकि वो अपने एक स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। और जब किसी वर्ण पर हलंत ना लगा हो या व्यंजन वर्ण पर हलंत ना लगा हो तो वह व्यंजन वर्ण अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वो फिर अस्वतंत्र हो जाता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करें कै की, तो ये जो कै है वो 2 वर्णों से मिलकर बना है, कै प्लस के ऐसे। यानी कि इस कै की बात करें तो ये कै स्वतंत्र है। यदि इसकी भी बात करेंगे तो ये दोनों क्या हुए? यहाँ पर स्वतंत्र हुए। यानी कि कै भी अपने आप में स्वतंत्र है और छोटा ए भी अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। दोनों ही वर्ण कैसे हैं? स्वतंत्र। यदि इस ध्वनि को यदि इस वर्ण में जोड़ दिया जाए तो ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं?
क वर्ण का निर्माण करते हैं और जो कि अपने आप में स्वतंत्र ना रहकर क्या बन जाता है, यहाँ पर अस्वतंत्र वर्ण बन जाता है। तो जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, अस्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे इस 6 की, यानी कि ये जो 6 वर्ण दे रखा था वो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, क प्लस के श से। ऐसे ही वर्ण था तिरय, तिरय भी जो मिलकर बना होता है त प्लस के र से, यानी कि पहल के जो वर्ण होते हैं, पहले वर्ण, उन पर हलंत लगा होता है। नेक्स्ट दे रखा था श्रेय, और श्रेय मिलकर बना होता है स प्लस के र से, और गे मिलकर बना होता है ज प्लस के उए वर्ण से, यानी कि उए वर्ण होता है ये जो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। और जब आपको उच्चारण के या लेखनी के आधार पर नेक्स्ट व्यंजन वर्णों की जब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, तो वहां पर आपको एक एक वर्ण की जानकारी दी जाएगी जिन्हें व्यंजन वर्णों के अंतर्गत रखा है कि ये जो उए वर्ण है वो किस वर्ण के बाद में प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर पॉइंट समझेंगे, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जो 6 व्यंजन वर्ण है वो किससे मिलकर बना होता है, क प्लस के श से। ऐसे ही यदि तिरय की बात करें तो त प्लस के र से मिलकर बना होता है, और श्रेय जो वर्ण है वो श प्लस के र से मिलकर बना होता है। ऐसे ही पॉइंट में गे की बात करें तो ज प्लस के उए से मिलकर बना होता है। आगे वन लाइनर की यदि बात करें तो क्वेश्चन आता है कि 6 व्यंजन वर्ण किस वर्ण के बाद में प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे क के बाद में प्रयोग किया जाता है। यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो 4 होती है, लेकिन इन चारों संयुक्त व्यंजनों में से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये चारों संयुक्त व्यंजन किस व्यंजन वर्ण के बाद में प्रयोग किए जाते हैं, तो पहले ही वर्ण के बाद में चारों व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यदि तिरय की बात करें तो किसके बाद प्रयोग किया जाता है, त के। श्रेय की बात करें तो किसके बाद, श के। यदि गे की बात करें तो किसके बाद में प्रयोग किया जाता है, ज के बाद में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप पॉइंट यहाँ पर समझे। अब क्वेश्चन किस प्रकार के दे रखे थे, तो इस प्रकार से पॉइंट दे देता है कि 6 व्यंजन वर्ण किस वर्ण के बाद में प्रयोग किया जाता है। तो हम यदि बात रखें यहाँ पर वर्णों के अंतर्गत, तो क वर्ण एक ऑप्शन में दिया, यानी कि ये ऑप्शन में जो दिया था वो क वर्ण दिया। यदि बी ऑप्शन की हम बात करें तो बी ऑप्शन के अंतर्गत यदि जानकारी दें तो यहाँ पर वर्ण दे दिया रे। यदि सी में बात करें तो वर्ण दे दिया यहाँ पर ज। ऐसे ही डी में यदि हम बात करें तो वर्ण क्या दे रखा था, श। तो यहाँ पर पॉइंट था कि 6 व्यंजन वर्ण किस वर्ण के बाद में प्रयोग किया जाता है, तो किस व्यंजन वर्ण के बाद में प्रयोग किया जाता है, क के बाद में प्रयोग किया जाता है। जितने भी अभी ये क्वेश्चन वन लाइनर में तुम्हें समझाए थे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, लेखनी के आधार पर कितनी होती है, तो इसी प्रकार से आप समझेंगे नेक्स्ट कि जैसे अभी आपने उच्चारण के आधार पर पढ़ा, लेखनी के आधार पर पढ़ा, तो जैसे ही तुमने पॉइंट ये समझे तो उच्चारण या लेखनी के आधार पर पॉइंट एक बार और समझेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम के अंतर्गत पॉइंट आ सकते हैं, कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन से वर्ण या किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आप देखेंगे। जैसे यदि मैं बात करूँ, एक यहाँ पर पॉइंट लिखा ए, ऐसे लिखा बड़ी, ऐसे लिखा ओ, ऐसे लिखा ये, यानी कि आप यहाँ पर देखें तो ये चारों स्वरों की बात की गई है, यानी कि ये जो चारों लिखे हुए हैं वो केवल स्वर ही लिखे हुए हैं। यदि इनमें बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा स्वर है जिसे उच्चारण के आधार पर, जिसे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉइंट आपने पढ़ा क्वेश्चन में कि उच्चारण के आधार पर या उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं किया जाने वाला जो स्वर वर्ण है तो वो कौन सा होगा। तो अभी आपने पॉइंट में देखे थे कि ये 3 स्वर ऐसे हैं जिन्हें उच्चारण के आधार पर भी गिना जाता है, लेखनी के आधार पर भी गिना जाता है, लेकिन एक ये स्वर वर्ण ऐसा है जिसे क्या कहा जाता है, अनुस्वर वर्ण कहा जाता है, और इसका प्रयोग उच्चारण के आधार पर
नहीं किया जाता, अर्थात किसके आधार पर किया जाता है, लेखनी के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वन लाइनर में प्रयोग किए जाते हैं, उच्चारण या लेखनी में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केवल 2 क्वेश्चनों से समझेंगे, एक स्वर की बात करें, दूसरी बात करने वाले हैं व्यंजन वर्ण से। अब क्वेश्चन यहां पर आ जाए कि उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं किया जाने वाला व्यंजन वर्ण। अब पहला क्वेश्चन आपने उच्चारण के आधार पर पढ़ा, स्वरों से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं किए जाने वाला व्यंजन वर्ण, यानी कि वह कौन सा व्यंजन वर्ण है जिसे उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट में मैंने लिखा क्या, ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पर से, ऐसी वर्ण लिखा हुआ था यहाँ पर च, और ऐसी वर्ण लिखा हुआ था एक सिर, यानी कि हम बात करें यहाँ पर कौन सा वर्ण लिखा हुआ था, ये 6 लिख लें। यानी संयुक्त व्यंजन आप कोई सा भी लिख सकते हैं, चाहे 6 लिखें, सिरे लिखें, तिरे लिखें या ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट था कि उच्चारण के आधार पर प्रयोग न किए जाने वाला व्यंजन वर्ण कौन सा होगा। तो आप यहाँ पर समझें, तो अभी मैंने ऊपर तुम्हें दर्शाया था कि क कोमा से कोमा च, इन तीनों का प्रयोग उच्चारण के आधार पर किया जाता है। इन तीनों का ही प्रयोग लेखन के भी आधार पर किया जाता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर किसका प्रयोग नहीं होता है, 6 का। यानी कि ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि क कोमा से कोमा च, इन तीनों व्यंजन वर्णों का प्रयोग उच्चारण के आधार पर भी होता है, लेखन के आधार अर्थात लेखनी के आधार पर भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक 6 व्यंजन वर्ण ऐसा है जिसका प्रयोग मात्र केवल लेखन के ही आधार पर किया जाता है, अर्थात किसके आधार पर नहीं किया जाता, उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट जो बातें करेंगे हम अगले वीडियो में करेंगे, और आप सभी समझ पा रहे हैं। अगर जितना भी पॉइंट आपको समझाया एक बार अच्छे से पढ़ें, और यदि आपकी समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ठाकुरदारे के सुपरस्टार हिंदी के बाहुबली, और आप डेली वेज देखने को आपको मिलेंगे, और मेरी डेली